नमस्कार। आज जिस किताब को और जिस लेखक को मैं लेकर आया हूं वो अलग अलग विधाओं में यात्रा करते रहते हैं। मेरे लिए गुरु समान है, उनसे ही सीख के मैं भी तमाम विधाओं में यहाँ वहाँ यात्रा करता रहता हूँ। और आज जिस किताब पे बात हो रही है, पद्मावत, बेसिकली 2018 में वो किताब आई थी, अंग्रेजी में आई थी। और अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो देवदत्त पटनायक ने इसकी एक बड़ी खूबसूरत भूमिका भी लिखी थी। रूपा से ये पब्लिश हुई थी और लंबा समय लगा, 4 साल लग गया, लेकिन अब हिंदी के पाठकों के लिए भी ये उपलब्ध है। जब ये किताब आई थी तो इस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स जो मैंने देखे थे वो अंग्रेजी पढ़ने वाले युवा लड़के लड़कियों के देखे थे, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो उसी दौर में पद्मावत फिल्म भी आई थी जिस पर बहुत तमाशा हुआ था। अचानक से पद्मावत लंबे समय बाद चर्चा में आया था। और उन छात्र छात्राओं की या युवाओं की जो मैं टिप्पणियां देखता था उसमें ये था कि इस किताब के चलते पद्मावत के बारे में हमें पता चला। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल आज हमारे साथ हैं, पद्मावत के लेखक। जेएनयू में पढ़ाते समय या उसके पहले पढ़ते समय पद्मावत उन्होंने पढ़ी, इतनी सारी पीढ़ियों को पढ़ाया और अब जाकर इसे एक किताब का रूप दे दिया ताकि जो लोग उनकी क्लासेस में, हमारे जैसे लोग जो उनकी क्लासेस में नहीं पढ़ पाए, वो इसको पढ़ सके। सर, आपका स्वागत है। और सवाल यहीं से शुरू हो रहा है कि अचानक क्या सूझी कि पद्मावत एन एपिक लव स्टोरी लिखना है? नमस्कार, धन्यवाद अशोक इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। जैसा कि तुमने याद किया, 2018 में वो फिल्म आई थी और राजेश झा जो उस समय इंडिया टुडे में काम करते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इस पर आप एक लेख लिखिए। क्योंकि याद होगा आपको कि एक तो ये दावा किया गया कि ये उस पद्मावत काव्य पर आधारित है, फिर फिल्म रिलीज होने के पहले ही तरह तरह के तमाशे होने लगे थे, जुलूस निकल रहे थे। कुछ महिलाएं दावे कर रही थी कि अगर इस फिल्म को बैन नहीं किया गया तो हम जौहर कर लेंगी। ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने, किसी ने ऐसा किया नहीं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और परमपिता परमात्मा को भी। तो उस सब हंगामे के दौरान राजेश झा ने मुझे कहा, मैं उस समय ग्वालियर में था, तो उन्होंने मुझे फोन किया और जैसा कि पत्रकारों का होता है, उन्होंने कहा कि आप 3 दिन में मुझे लिख के दीजिए इस पर। तो मैंने एक लेख लिखा, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और वो इंडिया टुडे में छपा और बहुत ही उस पर चर्चा हुई। इट वाज एक्सट्रीमली वेल रिसीव्ड। तो देवदत्त पटनायक जो मेरे 2013 से मित्र चले आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप एक पूरी किताब पद्मावत पर लिखिए। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि सर, द नेशन वांट्स टू नो अबाउट रियल पद्मावत एंड ओनली यू कैन टेल अस अबाउट इट। तो कहा तो सही था उन्होंने। देवदत्त पीछे पड़ गए और पीछे पड़ के उन्होंने मेरे जैसे उबड़ खाबड़ लेखक से भी 2-3 महीने में वो किताब लिखवा दी। और उसका, जैसा तुमने बताया, कि एक सुंदर प्रीफेस लिखा और उसके लिए रेखांकन किए। तो ये किताब इस तरह से 2018 में छपी अंग्रेजी में, पद्मावत एन एपिक लव स्टोरी के नाम से। ये मेरे हाथ में है पहले ये, इस पर जो रेखांकन है वो देवदत्त पटनायक साहब का ही है। और हिंदी में किताब और भी सुंदर छपी है। मैं चाहता हूँ एक साथ दिखा दिया जाए इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और इसमें भी रेखांकन वही है, देवदत्त वाले ही रेखांकन इसमें भी लिए गए हिंदी वाले संस्करण में। तो उन्होंने वो किताब इस तरह करके लिखवाई मुझसे, क्योंकि, और हाँ, जो मैं कह रहा था कि ये मैं अंग्रेजी में पहले लिखता रहा था, तुम्हें पता ही है, एकेडमिक लेख लिखे थे, अखबारों में भी लिखता था, लेकिन ये मुकम्मल किताब ये मेरी अंग्रेजी में पहली थी। और जो तुम्हारे सवाल का दूसरा हिस्सा था, तो पद्मावत ने मुझे बांध तो तभी लिया था जब मैंने सन 77 में एमए में पद्मावत पढ़ा, एमए हिंदी में। और फिर मैं बार बार पद्मावत की ओर लौटता रहा और अभी भी ये किताब उन किताबों में से है जिन्हें मैं साल में 2-3 बार पढ़ ही लेता हूँ, दोबारा पलट कर। और फिर मैं जब एमए पढ़ा रहा था जेएनयू में, तो पद्मावत पढ़ाता था मैं, क्योंकि आरंभिक हिंदी काव्य में पढ़ाता था। तो उसमें जायसी, कबीर, विद्यापति, यही सब पढ़ाते थे हम। तो उसमें जो मैं पद्मावत पढ़ाता था, तो मैंने पुस्तक की भूमिका में भी लिखा है, और मुझे याद करके एक अजीब सा रोमांच होता है कि खास करके जो पद्मावत के अंतिम कड़वक हैं, जहां कवि हमें बताता है कि बादशाह ने आके देखा कि जो मैं रोकना चाहता था वही हो गया, और फिर छार उड़ाए लीनी एक मुठी, छार उठाए लीनी एक मुठी, देई उड़ाई पृथ्वी झूठी, जब लग ऊपर छार न पड़े तब लग तृष्णा ना मरे। ये जायसी का अलाउद्दीन कह रहा है।
कि असल में तृष्णा कभी नहीं मरती। जब तक कब्र पर आपके धूल नहीं पड़ जाती, आप मर नहीं जाते, तृष्णा आपके जीवन के साथ रहती है। और इस तृष्णा में ये मैंने क्या कर दिया। तो ये अंश पढ़ते पढ़ते मेरा गला रुंझ जाता था, पढ़ाते पढ़ाते। और लड़के लड़की भी, कुछ तो बाकायदा, कुछ की आंखों में तो आंसू आ जाते थे। तो इसलिए मैंने इस पुस्तक की भूमिका में भी लिखा है कि ये ठीक है, किताब लोगों को अच्छी लगी, मराठी में इसका अनुवाद पहले ही हो चुका है, और भी भाषाओं में अनुवाद संभवतः होगा, लेकिन मेरे लिए अशोक ये एक मेरे अत्यंत प्रिय कवियों में से एक के प्रति, और अपनी अत्यंत प्रिय पुस्तकों में से एक के प्रति ये मेरी भावांजलि है। इसीलिए मैं जोड़ूंगा इसमें कि मध्यकाल का जो पूरा पीरियड है, अब तो जो दौर आ गया है, मध्यकाल पे बात करते हुए हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात होती नहीं। और आप कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा काव्य प्रिय है जिसका लेखक मुसलमान है, जिसके पात्र जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, लेकिन जिसके प्रति पढ़ते हुए, जो आपको पढ़ के, मैंने पद्मावत नहीं पढ़ा है, आप जानते हैं कि मुझे वो भाषा ही नहीं आती कि मैं पद्मावत पढ़ सकूं, लेकिन जब मैंने आपका अंग्रेजी वाला पद्मावत एपिक लव स्टोरी पढ़ा तो जो इंप्रेशन आया, तो जो सारी की सारी सहानुभूति है वो रानी के प्रति पैदा होती है, यानी हिंदू रानी के प्रति पैदा होती है। फारसी में ये लिखी गई है। तो ये ऐसी ऊबड़, मुझे पता है कि खाने में खिचड़ी आपको बहुत पसंद है, लेकिन ये ऊबड़ खाबड़ खिचड़ी कहाँ से, क्यों आपको इतनी पसंद है? मैं चाहता हूँ डिटेल में आप बताइए। ये कतई ऊबड़ खाबड़ खिचड़ी नहीं है। यस, मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको विस्तार में बताइए। ये पुस्तक उस समय के भारत, जिसे मैं आरंभिक आधुनिक कालीन भारत कहता हूँ, ये पुस्तक आरंभिक आधुनिक कालीन भारत के सांस्कृतिक अनुभव का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है। और आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जायसी कबीर की तरह नहीं थे। कबीर जन्म के मुसलमान थे, लेकिन रोजा नमाज इस समय उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हिंदू परंपराओं के भी प्रति कोई बहुत उत्सुक नहीं थे, और मुस्लिम परंपराओं के प्रति भी नहीं थे। जायसी क्लास का भी शायद फर्क था। हाँ, क्लास का फर्क इस माने में था कि जायसी कोई बहुत संपन्न परिवार से तो नहीं थे, लेकिन उनके पिता एक सरकारी अफसर थे। और मलिक जो है, आप जानते ही हैं कि आरंभिक आधुनिक कालीन भारत में मलिक एक सरकारी पदवी होती थी, और उसी के चलते आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के सरनेम मलिक होते हैं जी। और केवल मुसलमानों के ही नहीं, हिंदुओं के भी। तो मलिक एक पद था, और आप उसे कह सकते हैं कि एक मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेट, कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट भी नहीं था वो, और एकदम गरीब भी नहीं था। मलिक वाज अ मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेट। तो ऑब्वियसली जायसी के पिता मलिक थे, और इसीलिए उनका नाम मलिक मोहम्मद पड़ा। और जायसी कैसे हुए वो मैं बताऊंगा अभी। तो वो रोजा नमाज के पाबंद मुसलमान थे, बल्कि वो पहुंचे हुए सूफी माने जाते थे। सूफी तज़किरों में उन्हें मुहक्किक हिंद कहा गया है। बहुत सम्मान था उनका सूफियों में, और अभी भी है। चिश्तिया संप्रदाय के सूफी थे। वो कबीर की तरह आइकोनोक्लास्ट नहीं थे, रोजा नमाज के पाबंद मुसलमान थे। और पद्मावत में नहीं, लेकिन अपनी एक अन्य पुस्तक में उन्होंने एक इतनी सुंदर बात कही है अशोक, जो टॉलरेंस से कई कदम आगे जाती है, और जो रूढ़िवादी इस्लाम है उसके लिहाज से सीधे सीधे कुफ्र है। और वो जायसी कह रहे हैं, और वो बात यह है कि तन गगन नखत तन रोआ जेते, विधना के मार्ग हैं तेते। हाँ, ये आप बार बार कोट भी करते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते अनंत हैं, असंख्य हैं। जितने आकाश में तारे हैं, जितने आपके शरीर में रोम हैं, गगन नखत तन रोआ जेते, विधना के मार्ग हैं तेते, उतने हैं। हम जानते हैं कि रूढ़िवादी इस्लाम में ये मान्यता सर्वथा अस्वीकार्य है, और इसलिए इस बात पर आप ध्यान दें कि जायसी टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। टॉलरेंस में ये इम्प्लाइड है कि आपका रास्ता ठीक नहीं है, आप बड़बड़ व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आपको टॉलरेट करूंगा। ये टॉलरेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है। और ये स्वीकृति इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये कहने के तुरंत बाद जायसी कहते हैं कि जहां तक मेरा सवाल है, मेरा रास्ता वो है जो मोहम्मद ने बताया है, और जिसका आधार स्तंभ नमाज है। दिस इज एक्सट्रीमली रिमार्केबल। मैं रोजा नमाज का पाबंद मुसलमान हूं क्योंकि मेरा रास्ता वो है, लेकिन मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि परमात्मा तक पहुंचने के उतने रास्ते हैं जितने मनुष्य हैं, और हर एक अपने रास्ते पर चलकर, मैं जायसी को ही पैराफ्रेज कर रहा हूं, सुख और संतोष पा सकता है, और इस पाने के अनुभव को गा सकता है।
ये वो सेंसिबिलिटी है। और आप ध्यान दें इस बात पर कि जायसी मुसलमानों में बहुत सम्मानित थे, सूफी थे बाकायदा, हिंदुओं में भी बहुत सम्मानित थे, और जायस के राजा कहा जाता है, उनके भक्त थे। और बाद में भी हम जानते हैं कि ये पुस्तक लिखी गई है अवधी भाषा में या बोली में, लिपि इसकी फारसी, लिपि फारसी। और इसीलिए इसको पढ़ने में 19वीं सदी तक बहुत दिक्कत होती थी, और इसके अर्थ के अनर्थ होते थे, जिनमें से कुछ के बड़े रोचक विवरण शुक्ल जी ने अपनी क्लासिक जायसी ग्रंथावली की भूमिका में दिए हैं कि कैसे अंट संट लोग पढ़ रहे थे इसको और क्या हो रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि खिचड़ी नहीं है ये, बल्कि उस समय का स्वाभाविक व्यंजन है। यही थी वास्तविकता। देखिए, एक बात मैं बहुत बार कहता हूं अशोक, इसको यहां फिर दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। अंग्रेजों से पहले के हिंदुस्तान को देखने की दो दृष्टियां हैं जी। दोनों ऊपर से परस्पर विरोधी लगती हैं, लेकिन हैं दोनों सगी बहनें। और वो दृष्टियां ये हैं, एक दृष्टि के मुताबिक अंग्रेजों के आने के पहले, बल्कि मुसलमानों के आने के पहले, भारत एकदम धरती पे स्वर्ग के समान था, यहाँ कोई समस्या थी ही नहीं जी। दूसरी दृष्टि के मुताबिक अंग्रेजों के आने के पहले का भारत एरिया ऑफ डार्कनेस था। सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारी संवेदना यूरोप से ही आनी थी। अब दूसरी दृष्टि के बारे में हम जानते ही हैं, और उसकी मैंने काफी आलोचना अपने इसमें की है, और पहली दृष्टि की भी। पहली दृष्टि के बारे में मुझे यही कहना है कि जब ये लोग ये बात करते हैं, ऐसे लोग के कोई समस्या थी ही नहीं, ना छुआछूत थी, ना सती प्रथा थी, ना कुछ था, तो कई बार मुझे लगता है कि हम में इतनी अक्ल तो थी ही नहीं कि हम अपनी समस्याएं हल कर सकें, इतनी भी नहीं थी कि अपने लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकें। उसके लिए भी हम मुसलमानों के इंतजार कर रहे थे। ऐसा कोई समाज नहीं होता, भारत कतई ऐसा समाज नहीं था। यहाँ समस्याएं भी थी, उन समस्याओं से सुलझने की कोशिशें भी थी, जाति प्रथा थी तो उसका खंडन भी था, हिंदू मुसलमान के द्वंद्व थे, संघर्ष थे। तो जायसी और ऐसे अनेकों कवि थे जो ये मानते थे कि विधना के मार्ग हैं ते। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी, और इसीलिए किताब मुझे इतना अपील करती है, क्योंकि अगर आप मैं और आप दोनों, और उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी, उनमें से कुछ कम से कम जरूर साहित्य के पाठक होंगे, जायसी की कृति महान इसीलिए है कि वो किसी तरह के क्रूड अस्मितावाद में नहीं फंसती। जायसी चूंकि मुसलमान है इसलिए हिंदू का गुणगान नहीं करेंगे, जैसे आजकल कुछ लोग तर्क देते हैं ना कि साहब रामानंद कबीर के गुरु कैसे हो सकते थे, वो दलित थे, वो ब्राह्मण थे। हालांकि कबीर दलित नहीं थे, आजकल की शब्दावली में ओबीसी थे, ठीक है, तो बहुजन थे और ब्राह्मण उनका गुरु कैसे हो सकता है। तो मैंने एक जगह लिखा है और जल्दी ही वो आपके सामने आएगा कि ऐसा तर्क देने वाले लोग ये तर्क भी दे सकते हैं कि साहब पद्मावत जैसी पुस्तक कोई मुसलमान कवि कैसे लिख सकता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, फिल्म के विपरीत जायसी का ये मेरा अगला सवाल था, लेकिन चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको जी। फिल्म के विपरीत जायसी का अलाउद्दीन खलनायक या प्रतिनायक है, राक्षस नहीं है। उसमें भी मानवीय गुण, लेकिन जायसी की जहां तक अपनी संवेदना और सहानुभूति का सवाल है, वो निर्विवाद रूप से पूरी तरह रतन सेन और पद्मावती के साथ। बिल्कुल। यहां तक अब जैसे अलाउद्दीन की बात चल रही है वो पूरी कर दूं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि अलाउद्दीन और उसको लेकर संघर्ष, पद्मावत के 2/3 में अलाउद्दीन का कहीं अता पता नहीं। पद्मावत का 2/3 हिस्सा जो है वो पद्मावती का सौंदर्य वर्णन, उस सौंदर्य वर्णन को सुन के, और पद्मावती और हीरामन तोते का संबंध, उसकी दोस्ती उन दोनों की, और फिर रतन सेन का सिंगल पहुंचना, उसका वहां संघर्ष, पद्मिनी को पाने के लिए तपस्या करना, इस सब में है। जब ये सब हो जाता है और ये चित्तौड़ लौट आते हैं, तब अलाउद्दीन का प्रवेश कथा में होता है। और अलाउद्दीन जिस दृश्य में पहली बार प्रकट होते हैं अशोक, उसमें यह है कि राघव चेतन रतन सेन से नाराज होकर चला गया है दिल्ली, और उसको वहां अलाउद्दीन से चुगली करनी है ताकि रतन सेन और पद्मावती को सबक सिखाया जा सके और अलाउद्दीन के मन में पद्मावती को पाने की इच्छा पैदा की जा सके। तो उसे जो है सुल्तान के सामने पेश किया जाना है। तो उस समय सुल्तान जो सोच रहा है उसका वर्णन जायसी ने किया है, और सुल्तान ये सोच रहा है कि
शासक होने की कितनी समस्याएं हैं, कितना ध्यान रखना होता है, हर तरफ निगाह रखनी होती है। अगर जरा सी निगाह चूकी तो ढीली ढीली हो जाती है। दिल्ली का पुराना उच्चारण है ढिल्ली, तो ढिल्ली जो है वो ढिल्ली हो जाती है और वैसी ही हालत हो जाती है जैसी रावण की और उसकी लंका की हुई थी कि लंका जलती है और यार लोग हाथ तापते हैं, जैसे जायसी जला होती। इसीलिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने, जिन्होंने बहुत सुंदर टीका की है पद्मावत की, उन्होंने लिखा है कि राम कथा के इतने संकेत, एल्यूजन्स और सीधे उल्लेख पद्मावत में मिलते हैं कि इसके आधार पर, मैं उनका वाक्य दोहरा रहा हूं, कि इसके आधार पर एक छोटी सी जायसी रामायण तैयार की जा सकती। ये जब किताब अंग्रेजी में आई थी तो आपने इसके साथ जो उपशीर्षक दिया था वो था एन एपिक लव स्टोरी। तो अभी जो आपने एक बार कही थी, पता नहीं, मुझे नहीं याद है कि सार्वजनिक कही थी या कभी बातचीत में, आपने कहा था कि जब आदमी प्रेम कविता लिखता है तो सबको अपना प्रेम जो है वो सबसे विशिष्ट लगता है, उसको लगता है कि बस भूतो न भविष्यति है। लेकिन जब पाठक के सामने जाता है तब समझ में आता है कि वो कुछ विशिष्ट है, या ऐसा तो 50 लोग लिख चुके। तो वो सार्वजनिक करने लायक वो है या नहीं है, ये चेतना होनी चाहिए। तो आपने एक तो इसको लव स्टोरी कहा, दूसरा इसको एपिक कहा। तो मैं मतलब अभी तक जो आप बता रहे थे, आपने वासुदेव शरण अग्रवाल पे लाके खत्म किया अपनी बात को, पहले ही लगभग वो जस्टिफाई कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इस पीढ़ी के लिए, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने पद्मावत नहीं पढ़ी है, इतनी सी कहानी विकिपीडिया पे या कहीं तो पता चल गई थी, लेकिन जिन्होंने पद्मावत नहीं पढ़ी है और शायद आगे भी मूल रूप में पद्मावत नहीं पढ़ पाएंगे, तो मुझे पता है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे ही किसी को एपिक भी नहीं कहेंगे, ऐसे ही किसी लव स्टोरी को कोट करने लायक भी नहीं कहेंगे। तो एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा है, रानी है, रूप देख के प्रेम हो गया और उसके बाद एक विलेन आया, विलेन की वजह से रानी को आत्महत्या करना पड़ा, ये एपिक कैसे बनती है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। आपने जो मेरा वाक्य उद्धृत किया वो अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लिख देना चाहिए। हर प्रेमी और प्रेमिका को लगता है कि वह अद्वितीय हैं। हो सकता है व्यक्तिगत बातचीत में आपने कहा हो मुझे, लेकिन मेरी वैसे होता ये है कि ऐसे प्रेम करोड़ों लोग कर चुके और आगे आने वाले करोड़ों करेंगे। कुछ अद्वितीय अद्वितीय नहीं। बिल्कुल अद्वितीय वो तब है मेरे लिए, आपके लिए अद्वितीय आपका प्रेम निश्चित रूप से, मेरे लिए मेरा प्रेम अद्वितीय है, लेकिन दूसरे के लिए अद्वितीय वो तब है जब वो पाठक का या सुनने वाले का कुछ विस्तार करे, जब वो उसको कुछ दे, उसका कुछ एनहांसमेंट करे। प्रसंगवश जायसी की पद्मावती, जहां आप उसे पहली बार देखते हैं और उसके बाद बारंबार, जायसी की पद्मावती का सौंदर्य लिखा है जायसी ने कि उसके सौंदर्य को जो देखता था वो स्वयं सुंदर हो जाता था। उसका सौंदर्य पारस की तरह था। जायसी का सौंदर्य, पद्मावती का सौंदर्य, पद्मावती का स्वभाव न्यून व्यक्ति को हीनता ग्रंथि से ग्रस्त करने वाला नहीं है, बल्कि उसको भी ऊंचा उठाने वाला है। आप बहुत सुंदर हैं और आपको देख करके मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाऊं कि भाई ये व्यक्ति इतना सुंदर है, मैं तो नहीं हूं। पद्मावती के साथ ऐसा नहीं। पद्मावती जब पहली बार नहाने जाती है, जो पहला प्रसंग है, तो वो सरोवर कहता है कि हाँ मेरा विस्तार हो गया, मेरा सौंदर्य और बढ़ गया, क्योंकि ये यहाँ नहाने आई। और बारंबार उसके सौंदर्य की तुलना जैसी पारस पत्थर से करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन आखिरी कलाम में कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके आधार पर सबसे पहले पुनः वासुदेव शरण जी ने एक अटकल लगाई थी कि संभवतः इसके पीछे कोई लौकिक प्रेम अनुभव भी है। बाद में शाही जी ने, विजय देवनारायण शाही ने इसके आधार पर पूरा एक वृत्तांत रचा कि निश्चित रूप से जायसी का अपना कोई प्रेम संबंध था और उससे जो पीर पैदा हुई है वो इस कविता में आई है। मैं फिर से कहूं कि कोई प्रमाण नहीं है, अभी तक हमारे पास इस बात का कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है, लेकिन बात में दम बहुत लगती है और वो कड़वक मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि समझ लेंगे, और नहीं तो मैं थोड़ी बहुत उसकी व्याख्या कर दूंगा। जायस नगर मोर स्थानु, नगर के गांव आदि उद्यान। अब अशोक सबसे पहले तो इसी पे ध्यान दीजिएगा। जायस एक छोटा सा नगर है,
आदि उद्यान, हिंदुओं में नंदन कानन, ईसाई और इस्लामी परंपरा में गार्डन ऑफ ईडन, बागे रिजवां यानी स्वर्ग उद्यान। तो उसका नाम मेरे लिए, आपके लिए हो या ना हो, मेरे लिए आदि उद्यान। और इस पूरे कड़बक में वो चलते हैं कि मैं वहां कुछ दिन के लिए गया था, लेकिन वहां वो रूपवान मुझे मिला, वो रूपवती या रूपवान मिला, और उसने ऐसा रूप का हाट लगाई रूप की कि मैं मुग्ध हो गया और रह गया। और जगत सारा मेरे लिए दर्पण जैसा हो गया, जहां भी मैं जिसको भी देखता था मैं खुद को ही देखता था। ये चीज जायसी के प्रेम को एपिक बनाती है कि जहां भी मैं देखता था खुद को ही देखता था। जगत उसके प्रेम के कारण वो दर्पण जैसा मुझे लगने लगा। और फिर आगे एक अन्य स्थल पर वो लिखते हैं, बल्कि इसी में लिखते हैं कि वो बात जब मुझे याद आती है, अब सुनिए आप, सुख बा सोच एक दुख मानो, ओहि बिन जीवन मरण के जान। उस समय मुझे सुख हुआ था बहुत, आज जब उस सुख की याद आती है तो बहुत दर्द होता है, और इस दर्द के साथ ही मुझे मरना है। इस पर मेरा अपना अनुमान यह है कि, और साई जी की बात को एक तरह से वो कर रहा हूं, कि संभवतः ये हुआ हो सकता है कि जायसी एप्रिसिएशन को प्रेम समझ बैठे हो, या किसी तरह का छल उन्होंने महसूस किया हो। और कुरूप तो थे ही, कान्हे थे, बहरे थे, चेचकरू थे, संभवतः लंगड़े भी थे, और इसके कारण हो सकता है कुछ उपहास हुआ हो। लेकिन जैसा कि मैंने इस किताब में लिखा है और मैं वो पढ़ ही दूं, ऐसे प्रेम में कई बार अशोक, हम जानते हैं निजी अनुभवों से भी, किस्से कहानियों से भी और साहित्य से भी, कि प्रेम में उपेक्षा या प्रेम में तिरस्कार कई बार आपको आत्मविनाश की ओर ले जाता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, साहित्य में ऐसे अनेकों किस्से हम जानते हैं। गोरख पांडे, लेकिन गोरख जी, नहीं, नाम मत लो, बहुत से नाम हो सकते हैं। अब मैं अपना पैराग्राफ पढ़ रहा हूं जो मैंने इस पूरे प्रसंग की मतलब रिकंस्ट्रक्ट करते हुए लिखा है, और इस बात पर मैंने खास बल दिया है कि आदि उद्यान कहने का कुछ मतलब होता है। जायसी जायस से चले गए थे, फिर लौट के आए। पद्मावत, जैसा कि प्रोफेसर रिजवी का अनुमान है, एक तरह से बार बार लिखी जाती रही कविता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख के उससे फारिग हो गए। और ये पद्मावत को अगर आप क्लोजली पढ़ें तो उसमें भी जाहिर होता है ये बार बार लिखी जा रही कविता है। तो वो इस प्रसंग का जो मेरा पैराग्राफ है, मलिक मोहम्मद ने आत्मविनाश का मार्ग नहीं चुना था। उन्होंने क्रोध और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से पार जाने के लिए रचनात्मकता का सहारा लिया। उन्होंने भले ही भौतिक रूप से जायस को छोड़ दिया हो, लेकिन उनके मन और उनकी स्मृतियों ने जायस को कभी नहीं छोड़ा, और जायस ने भी उन्हें कभी नहीं छोड़ा। मलिक मोहम्मद हमेशा के लिए जायसी बन गए। अंग्रेजी में वाक्य, मलिक मोहम्मद बिकेम जायसी फॉरएवर। उसके बाद से तो ये असल में क्या है, अच्छा दूसरा इसी से जुड़ी हुई बात, प्रेम की महिमा गानी है। अब प्रेम की महिमा, और प्रेम की महिमा कैसे गानी है, जो हिंदी संस्करण में उपशीर्षक हमने लिया है वो जायस की पंक्ति है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। इसे आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं कि वैकुंठी प्रेम मनुष्यों के बीच में उत्पन्न हो गया, या मनुष्य उस प्रेम के कारण वैकुंठी हो गए। अब इस बात को कहने के लिए अगर आप सीता और राम की कहानी चुने, या राधा और कृष्ण की कहानी चुने, तो वो तो पहले ही वैकुंठी है, वो तो पहले ही अवतार है। ईश्वर के अवतार, भगवान के अवतार माने जाते रहे हैं। तो कोई ऐसी कहानी चाहिए मुझे लौकिक हो, जिसके नायक और नायिका अवतार नहीं। और यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र का एक कॉन्सेप्ट है, गाढ़ारूढ़ प्रत्यय, मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी कथा जो जनमानस में बहुत गहरे बैठी हुई है, गाढ़ारूढ़ प्रत्यय। तो जायसी को अपना प्रेम संबंधी विवेचन कहने के लिए, या अपने प्रेम की पीड़ा कहने के लिए, जिसके कारण उनको ये भरोसा था और गर्व से वो कहते थे, तुम जानते ही हो
मोहम्मद कवि प्रेम का, ना तन रकत ना मांस, जेई देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंस। और फिर फलश्रुति जो होती है कि ये कविता पढ़ने से आपको क्या क्या मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, लक्ष्मी रहने लगेगी, घर में ऐश्वर्य आ जाएगा। जायसी बताते हैं कि इस कविता को पढ़ने से और कुछ नहीं होगा, केवल ये होगा कि आपको प्रेम की पीर गाना आ जाएगा। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, प्रेम की पीड़ा आप समझ जाएंगे और उसे गाना सीख जाएंगे। तो इसके लिए उन्हें एक कथा चाहिए थी जिसमें वो दिखा सकें कि कैसे प्रेम मनुष्य को वैकुंठी बना देता है। एक आखिरी सवाल ये सर। पूरी स्थिति, ये अब एक मिनट रुको यार, बीच में मत दो। अच्छा ठीक है। सॉरी। मैं ये टाइम भी पूरी देख रहा था ना। नहीं आई नो, ये जो पूरी स्थिति है, दिस इज एन एपिक सिचुएशन। और अपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉर्मल विन्यास में भी पद्मावत एपिक है। उसमें सब कुछ है केवल एक चीज छोड़कर, युद्ध है, प्रेम है, भोजन का वर्णन है, फिलॉसफी है, प्रकृति मैं है, भोजन वाले पे ग्रह है। बात, जब आपने व्यंजन कहा था ना, मैं भोजन वाले पे बात करना चाह रहा था, फिर कभी मैं उस अभी मैं कहूंगा उस पर कुछ। इसमें एक चीज नहीं है अशोक, जायसी के पूरे महाकाव्य में कहीं किसी पात्र की शारीरिक विकृति के कारण उसकी खिल्ली नहीं उड़ाई, जो कि उस दौर में बहुत सामान्य बात थी। आज तक सामान्य है भाई। किसी को काला कह दिया, किसी को मोटा कह दिया, इसको तो बड़ा सहज माना जाता है। बिल्कुल। किसी को खाना कह दिया। अब लोग थोड़ा सचेत हुए हैं, बॉडी शेमिंग वगैरह। अंग्रेजी में मैंने लिखा है, हिंदी में अनुवाद मुझे याद नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है कि पद्मावत इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीडोट टू द डिजीज ऑफ बॉडी शेमिंग। तो इसलिए वो एपिक है। और जो भोजन की आप बात कर रहे हैं, तो केवल एक बात, समय कम है, उस चित्रण पे लोग बड़े चिड़े हैं, सवाम आलोचक के, क्या साहब ज्ञान झाले चले जा रहे हैं, इतने छंदों तक विभिन्न व्यंजनों का वर्णन चलता रहता है और वगैरह वगैरह। आपने बड़े मनोरंजक तरीके से उसको डील किया इस किताब में। हाँ, मैंने उसमें लिखा है कि ऐसा लगता है कि जायसी खुद फूडी थे, लेकिन ज्यादा संभावना ये है कि रिसर्चर थे। और मैं ये नहीं मानता कि आप केवल अनुभव से लिखते हैं। एक महान कवि जो है, अगर उसे कोई चीज प्रामाणिक रूप से लिखनी हो, क्योंकि अगर जायसी के हर वर्णन को आप उनके अनुभव से जोड़ दें तो जायसी जबरदस्त घुड़सवार भी रहे, जायसी जो है वो जादूगर भी रहे होंगे, जायसी ने 50 बार समुद्र यात्रा भी की होगी। तो जायसी फूडी थे ये मैं जरूरी तौर से नहीं मानता, लेकिन उस प्रसंग का जो अंत है वो सबसे मार्के का है। वो कहते हैं कि सारा वर्णन मैंने किया, लेकिन इनमें से कोई रसोई संभव ना होती अगर पानी ना होता। क्या बात। पानी अमृत है, पानी ही सब कुछ है, पानी के बिना कुछ नहीं बनता। ये सारे व्यंजन धरे रह जाते अगर पानी ना होता। दैट इज हाउ दैट डिस्क्रिप्शन एंड्स। रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून। आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा कि अब जब दिल्ली ढीली है और श्रीलंका में वाकई आग लगी हुई है, तो पद्मावत कोई क्यों पढ़े? भाई पद्मावत एक तो इसलिए पढ़े कि मैं जो बार बार कहता हूं, और इस किताब में भी मैंने लिखा है, कि इतिहास को समझने और अपने वर्तमान को बेहतर ढंग से जीने में इस बात से बड़ी सहायता मिलेगी कि अगर आप तथाकथित धर्मगुरुओं और राजनेताओं से ज्यादा नहीं तो उतना ही ध्यान कवियों की वाणी पर भी दें, उतना ही ध्यान आप साहित्यकारों पर भी दें, रचनाकारों पर भी दें, क्योंकि वो दुनिया का एक दूसरा रूप आपके सामने पेश करते हैं और वो ये संभव करके दिखाते हैं, और वहां आपको ये संभावना प्रकट होती है। एक मिनट अशोक, मुझे एक फोन। सर मैं 1 मिनट में फोन करूं आपको। तो आज आपको पद्मावत इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आप जान सकें कि हर चीज इस तरह की हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में नहीं होती, ताकि आप जान सकें कि भारतीय होने का अर्थ केवल हिंदू होना नहीं होता। तुमने तो हिंदी साहित्य में नहीं किया है एमए वगैरह, मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया है, लेकिन सौभाग्य से एमए चूंकि जेएनयू से किया तो वहां ऐसे सवालों से मेरा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन बीए चूंकि मैं डीयू में पढ़ाता था तो वहां हर दूसरे साल ही सवाल पूछा जाता था कि सूफी काव्य में या पद्मावत में या किसी में भी भारतीय और अभारतीय तत्वों की पहचान कीजिए।
पॉइंट इज दिस, मैं राहुल सांकृत्यायन पे काम कर रहा हूँ और ये पढ़ के मैं बहुत बेचैन हूँ। वो ऐसे ही भारतीय और अभारतीय संस्कृत कर रहे हैं उनके हिसाब से, चूंकि ये फारसी में लिखा गया है तो ये अभारतीय है, बल्कि भले इसका विषय कुछ भी हो। नहीं, ये बहुत चिंताजनक है और ये इसलिए भी इतिहास विरोधी सोच है। देखिए, एक बात तो सर 6 मिनट है। वर्मा जी बहुत अच्छी एक बात कहते थे और वो वाक्य मुझे बिल्कुल याद रहता है। उनका कहना यह था कि हर इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा होता है। अगर मैं अपने मोहल्ले का भी इतिहास लिखूं तो इट इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कोई भी इतिहास विश्व इतिहास से अलग नहीं है। अगर इस तर्क से देखें तो कल्पना कीजिए कि चीन में कोई कवि है और वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित कुछ लिखता है, वो चीनी है या अचीनी है? सोचने की बात है ना। आज यूरोप में या अमेरिका में योग बहुत प्रचलित है और योग घर घर में लोग करते हैं, तो सबके सब गैर यूरोपीय या गैर अमेरिकी या गैर अंग्रेज गैर फ्रांसीसी हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर जायसी जैसा व्यक्ति, जिसकी तो खूबी ये है कि एक तरफ आपको मतलब हिंदू जनजीवन की, नाथपंथी मान्यताओं की, चीजों की ऐसी गहरी पकड़ मिलेगी। यानी अगर तुम्हें भले ही ये पढ़ने में दिक्कत होती हो तो मेरी किताब के जरिए तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम कुछ ज्यादा निकटता महसूस करोगे जायसी से। हाँ। क्योंकि वो लोक कथाएं, वो लोक विश्वास जो आज की पीढ़ी लगभग भूलती चली जा रही है, वो कॉमन है, उसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है। अब इसी तरह ये बहुत सहज है जायसी के लिए कि लिपि फारसी हो, बोली अवधी हो। तो शुक्ल जी ने लिखा है कि जिन मुस्लिम घरों में मैंने पद्मावत की प्रति देखी, उन्हें कम कट्टर पाया। तो अपनी किताब में मैंने हल्की सी चुटकी इस पे ली है कि उम्मीद है कि शुक्ल जी का यही अनुभव हिंदू घरों के साथ भी रहा होगा। तो ये किताब कम से कम आज उम्मीद करें कि जो भी पद्मावत को पढ़ेंगे वो कट्टरता से कुछ मुक्त होंगे। तो मूल पद्मावत तक अगर ना पहुंच पाए तो प्रोफेसर अग्रवाल ने आपके लिए ये किताब उपलब्ध करा दी है, और 3 भाषाओं में तो ये ऑलरेडी आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कुछ और भाषाओं में आएगी। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तब तो बल्ले बल्ले है। उन्होंने ट्रांसलेट तो नहीं किया है, लेकिन पूरा ट्रांसलेशन चेक किया होगा तो उसमें कहीं कोई मतलब नोक पलक ऐसा नहीं रह गया होगा जो दुरुस्त ना हो। अंग्रेजी में उन्होंने खुद लिखी है तो कोई समस्या नहीं है। और मराठी के अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि मराठी में जिन प्रकाशक ने छापी है, मेहनती प्रकाशक हैं, वो खुद चेक करते हैं। तो तीनों किताबों की क्वालिटी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पढ़िए ताकि थोड़ा सा प्रेम करना सीखिए। जब इतनी ज्यादा नफरत है, पढ़िए इसलिए क्योंकि साहित्य पढ़ने का मेरा अपना अनुभव बताता है कि ये आपको थोड़ा बेहतर मनुष्य बनाता है। ये तो बहुत रेटरिक वाली चीज है। ये आपको टॉलरेंट बनाता है। टॉलरेंट केवल दूसरों के प्रति नहीं, अपनी समस्याओं के प्रति। आपके साथ कुछ गुजरता है तो आपको ऐसा लगता है कि फला 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 उपन्यास में पात्रों के साथ ये पहले ही गुजर चुका है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिंदगी को थोड़ा आसान कर देता है। तो पर्सनली मैं तो रिकमेंड करूंगा ही। इस किताब के जो 3 लिंक हैं, मराठी के, हिंदी के और अंग्रेजी के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर टाइम इतना ही था, बातें तो अभी बहुत सारी करनी थी। और फिर इस पे मेरा मन है कि एक बार इस पे कभी आमने सामने बैठ के थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, तुमसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है और जब भी बैठेंगे तो बात करेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक, थैंक यू वेरी मच।